हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस के सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कॉस्मोस क्लासेस। हमने सिविल इंजीनियरिंग की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रेंथ और स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ वर्ड तो आप सभी ने सुना ही होगा। स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रेंथ वर्ड बताता है कि किसी भी चीज़ पर अगर हम लोड अप्लाई करते रहें तो वो किस पॉइंट ऑफ स्ट्रेस पे फेल करेगा। इसका मतलब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। स्ट्रेंथ को हम कहते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी, और अगर दूसरे वर्ड्स में इसको डिफाइन करना हो तो लोड की जगह मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी। इसको थोड़ा सा अगर और रिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड बिफोर फेलियर। फेलियर में भी डक्टाइल और ब्रिटल। सो मैक्सिमम को अब हम लिखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस that can be applied before failure, and failure can be ductile और brittle। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। सो आई होप स्ट्रेंथ के बारे में अब आप क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को बताती है किसी भी मटेरियल को फेल होने से पहले। फॉर एग्जांपल, माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील की अगर कोई आपसे स्ट्रेंथ पूछे तो आप उसको बताएंगे 250 MPa और 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि माइल्ड स्टील में किसी भी पॉइंट पे अगर स्ट्रेस की वैल्यू 250 MPa या फिर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अगर ज़्यादा होती है तो उस सेक्शन पर फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा वो सेक्शन। इट मीन्स कि माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ इतनी है, क्योंकि फेलियर के टाइम पे जो स्ट्रेस होता है वही स्ट्रेंथ होता है। तो फेलियर के टाइम पे जो माइल्ड स्टील में स्ट्रेस होगा वो उसकी वैल्यू इतनी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो 250 MPa है। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। इसका नाम जब तक आप लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब तक बार बार सुनते रहेंगे। देखिए, स्ट्रेस के बारे में पहली चीज़ तो ये है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ में ही डेवलप होता है। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ में ही डेवलप होता है। और सेकेंड थिंग ये है कि जो इसकी यूनिट है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अगर मुझे समराइज करना हो तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज डेवलप्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड when an external force is applied on deformable bodies। और ये it depends upon magnitude of load। लोड कितना कम है ज़्यादा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। सेकेंड है टाइप ऑफ लोडिंग। टाइप ऑफ लोडिंग से मतलब है कि लोड स्टैटिक है या डायनामिक है। स्टैटिक और डायनामिक लोड हमने पिछले लेक्चर में देखा था। थर्ड है साइज एंड शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। साइज एंड शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ऊपर देखा था कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो ये जो एरिया वाला फैक्टर है ये डिपेंड करता है इस पे, साइज एंड शेप। तो जो स्ट्रेस है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। In order to prevent failure, the maximum stress produced due to given load system should be less than or equal to respective strength of the material। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कभी स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है स्ट्रेंथ से, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ के बराबर होगी उसी समय फेलियर हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है और ऐसा किसी मटेरियल में पॉसिबल नहीं है। आई होप
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है। सो स्ट्रेस इज ए जेनरिक टर्म बट स्ट्रेंथ इज ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जिसके अराइव होते ही मटेरियल में फेलियर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। एफओएस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम डिफाइन करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मैं ऊपर और नीचे एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा अल्टीमेट लोड, और नीचे हो जाएगा वर्किंग लोड। देखिए ये दोनों स्ट्रेस हैं और ये दोनों लोड है, सिर्फ ऊपर और नीचे एरिया का मल्टीप्लिकेशन का ही डिफरेंस है। अब कुछ चीजें हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों लेते हैं, क्यों? तो इसके कुछ कारण हैं, जान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियर खुद तो काम करते नहीं हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो उनके पास उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ये जो पुअर वर्कमैनशिप है, उसका अकाउंट फॉर करने के लिए हमें थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी पड़ती है। सेकंड है कि हो सकता है आज आपने किसी मटेरियल को या किसी स्ट्रक्चर को किसी एक फोर्स के लिए डिज़ाइन किया हो, लेकिन फ्यूचर में उस पर कुछ एडिशनल फोर्सेज आ जाएं, तो ये जो अनफोर्सीन फोर्सेज उसके लिए हमें ये लेना पड़ता है। उसके बाद अगर कुछ आपको एक्सपेंशन करना है फ्यूचर में, तो वो पॉसिबल हो एक्सपेंशन और इंक्रीज इन लोड। जैसे मान लीजिए आपने सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाई पहले और फिर उसको आप डबल स्टोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने ग्राउंड फ्लोर की जो फाउंडेशन और कॉलम्स बनाए होंगे उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली होगी। एक है विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। ये ऐसे लोड हैं जो बताकर नहीं आते, सडन आ जाते हैं। इसके अलावा एक होता है लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो लोग साइट पर काम करते हैं उन्हें ये फैक्टर ज़्यादा समझ में आएगा। उन्हें पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में साइट पे क्वालिटी कंट्रोल करना कितना बड़ा इशू है, जो हम 100% कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा 100 से कम ही होता है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम 100% लेकर चलेंगे तो वो स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि माइल्ड स्टील ही इतना यूज क्यों होता है सिविल इंजीनियरिंग प्रोसेस में। सिविल इंजीनियरिंग के सभी डिजाइंस में स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर्स हो चाहे वो आरसीसी स्ट्रक्चर्स हो, उसमें माइल्ड स्टील ही क्यों यूज होता है। तो वाई माइल्ड स्टील, वाई, इसका आंसर है माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज। इसका आंसर है प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को मैं शॉर्ट में एमएस लिख रहा हूं, कंफ्यूज ना होइएगा। माइल्ड स्टील की पहली प्रॉपर्टी है हाई डक्टिलिटी। हाई डक्टिलिटी का मतलब यह है कि माइल्ड स्टील जो है वो फेलियर से पहले बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये साइन ऑफ वार्निंग शो करता है बिफोर फेलियर। साइन ऑफ वार्निंग ये पहले ही बता देता है कि भाइयों कट लो यहाँ से अभी, क्योंकि फेलियर हो सकता है। जो बीम है उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, या जो कॉलम है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये अब स्ट्रक्चर सेफ नहीं है। एमएस की एक और खासियत है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रांग है इन टेंशन एंड कंप्रेशन। इट मीन्स कि अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाएं, या फिर अगर हमें टेंशन में यूज़ करना हो या कंप्रेशन में यूज़ करना हो, तो हम दोनों जगह माइल्ड स्टील को यूज़ कर सकते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है इसका थर्मल कोफिशिएंट। भाइयों इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट के। इसलिए
हम कंक्रीट के बीच में भी अगर इसे यूज करते हैं तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, अगर कंक्रीट का सेक्शन एक्सपैंड होकर यहाँ तक आएगा तो स्टील का भी इतना ही आएगा। इट मीन्स दोनों में रिलेटिव स्ट्रेसेस डेवलप होने के चांसेस नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेसेस विल नॉट डेवलप, क्योंकि दोनों में इलोंगेशन और कंप्रेशन बराबर होगा। और ये अकेले सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में माइल्ड स्टील यूज करने की, और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 12 × 10⁻⁻6 per degree centigrade. It means due to temperature variation, bond will not break between them and thermal stresses will not develop. Relative stresses or thermal stresses. Thermal stresses will not develop. फोर्थ है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज नियरली सेम। जो यंग्स मॉडुलस इन टेंशन है वो यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन के बराबर है या ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि थियरी ऑफ बेंडिंग कैन बी वेरी वेल अप्लाइड। इसका मतलब है थियरी ऑफ, ये हम आगे देखेंगे, थियरी ऑफ बेंडिंग इज वेल अप्लाइड in case of mild steel. And next, last but not the least, ये रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है, चीपर है और वाइडली अवेलेबल है। वाइडली अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में गांव-गांव में लोहे को कास्ट करके यूज़ किया जाता था सबसे ज़्यादा देन एनी अदर मेटल। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो माइल्ड स्टील है वो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है। अब ड्यू टू डक्टाइल बिहेवियर ऑफ स्टील, क्रैक्स कैन बी सीन इन बीम एंड स्लैब बिफोर कोलैप्स, जो कि यूज होता है एक वार्निंग की तरह बिफोर द फ्रैक्चर और द फेलियर और कोलैप्स अकर्स। वेयर एज इन ब्रिटल मेटल लाइक कास्ट आयरन द कोलैप्स विल बी सडन विदाउट इनिशियल वार्निंग। देखिए दो चीज़ें हैं, एक बीम ये है और एक बीम ये है। ये बनी है माइल्ड स्टील की, ये बनी है कास्ट आयरन की। ये जो माइल्ड स्टील की बीम है ये फेल होने से पहले कुछ इस तरीके से बेंड होगी, लेकिन फेल नहीं होगी। कास्ट आयरन की जो बीम है ये फेल हो जाएगी लेकिन बेंड नहीं होगी। रीज़न, जो माइल्ड स्टील है ये डक्टाइल है और जो कास्ट आयरन है वो ब्रिटल है। तो आप कैसे घर में रहना पसंद करेंगे जिसकी छत माइल्ड स्टील से बनी हो या कास्ट आयरन से बनी हो? ऑब्वियसली माइल्ड स्टील, क्योंकि ये हमें वार्निंग देगा इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और ये नहीं देगा। रीजन, ये सडन कोलैप्स होगा। अब दोस्तों, आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक की स्टोरी तो सुनी होगी या न्यूज़ में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था उसमें अटैक के 30 मिनट्स बाद जो वर्ल्ड ट्रेड टावर था वो कोलैप्स हो गया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोलैप्स का रीज़न क्या था? वो 108 स्टोरी बिल्डिंग थी। 108 स्टोरी बिल्डिंग 30 मिनट आफ्टर द अटैक कोलैप्स हो गई। एंड रीज़न, क्या आप इसका रीज़न गेस कर सकते हैं? इसका रीज़न था not due to impact load, not due to impact load, but due to fire breakout। हाँ दोस्तों, आग लगने की वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। और कैसे? तो माइल्ड स्टील की बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसीलिए जब हमें माइल्ड स्टील को कास्ट करना होता है एक शेप से दूसरे शेप में, तो हम इसे गर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर पे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल हो जाता है। बहुत कम लोड लगाने पर भी इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थक्वेक के टाइम में सडन कोलैप्स होता है
बिकॉज बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स लाइक वॉल्स, ब्रिक्स, जिनमें क्रैक पहले अपीयर होता है, लेकिन जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक ब्रिजेस एंड ट्रस, वो न जाने कितने अर्थक्वेक सर्वाइव कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल से बने हैं, एंड डक्टाइल मटेरियल इज ऑलवेज बेटर रेजिस्टेंट इन केस ऑफ अर्थक्वेक. दैट्स वाई ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन डेवलप्स, एंड ऑल ओल्डर ब्रिजेस ऑफ रेलवे आर मेड अप ऑफ स्टील ब्रिजेस. चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टील में टेंशन टेस्ट कैसे कैरी आउट करते हैं. टेंशन टेस्ट इन माइल्ड स्टील. टेंशन टेस्ट में दोस्तों हम इस तरीके का एक स्पेसिमेन लेते हैं और उस पर हम मार्किंग कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं जिसे हम गेज लेंथ बोलते हैं. ये मैंने सेक्शन 1.1 बोल दिया और ये मैंने सेक्शन 2.2 बोल दिया. ठीक है दोस्तों, और इसमें यहाँ पर दोनों साइड में थोड़ा सा डाया इंक्रीज होता है और उस पर ग्रूव्स बने होते हैं ताकि मशीन में जब हम इसे रखें तो ग्रिप अच्छी बने. उसके बाद ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम L0 या गेज लेंथ बोलते हैं, कुछ लोग इसे गॉज लेंथ भी बोलते हैं. एंड जनरली जो L0 होता है ये हम 2 इंच लेते हैं. 2 इंच का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर. और जो जिस डाया को हम टेस्ट करते हैं उसे हम D0 कह देते हैं. D0 होता है 0.5 इंचेस. A0 का मतलब है इनिशियल गेज एरिया. इनिशियल गेज एरिया जो D0 है दोस्तों, D0 के अगर क्रॉस सेक्शन को हम काट दें तो वहां पर कितना एरिया मिलेगा वो A0 है. A0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 D0 स्क्वायर. और यहां से हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई कहे कि L0/D0 का रेशियो कितना होता है तो ये 4 होता है. ये जनरली हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम डायमेंशंस इतने ही रखेंगे, बट ये चीज़ स्टैंडर्ड है और इसे हमें एग्जाम के लिए याद रखना है कि गेज लेंथ और गेज डाया का जो रेशियो है वो 4 होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ये 1 to 2 के बीच में ही गेज लेंथ क्यों ली है, ताकि अगर हम एक स्टैंडर्ड गेज लेंथ नहीं लेंगे तो हम ये मेजर नहीं कर पाएंगे. मतलब एक हमें बेसिक लेंथ चाहिए जिसके ऊपर हम एक्सटेंशन को मेजर कर सकें, और उस एक्सटेंशन को हम मेजर करते हैं एक्सटेंसोमीटर से. इसका नाम है दोस्तों एक्सटेंसोमीटर. एक्सटेंसोमीटर. एक्सटेंसोमीटर ये मेजर करता है कि गेज लेंथ पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई. अब जब हमने इसे ऊपर और नीचे से मशीन में रख के फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसमें दोस्तों स्ट्रेस डेवलप होगा, और अगर वो लोड P है तो P डिवाइडेड बाई जो A0 है उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसे मैंने सिग्मा नॉट बोल दिया, और P डिवाइडेड बाई A उसको मैंने सिग्मा बोल दिया. अब दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, जब हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कम होने लगता है और नेकिंग शुरू हो जाती है, और इसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से हो जाता है. तो ये जो एक्चुअल एरिया है, अगर हम इसके साथ स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो ये सिग्मा A बन जाता है एक्चुअल स्ट्रेस. ये है दोस्तों एक्चुअल एरिया. लोड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया हमें एक्चुअल स्ट्रेस देगा, एंड P डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया जो है वो हमें सिग्मा नॉट देगा. अब हम कुछ डेरिवेशंस देख लेते हैं दोस्तों. मान लीजिए कि जो फाइनल लेंथ है वो L0 प्लस डेल्टा है. डेल्टा इलोंगेशन है. डेल्टा इज इलोंगेशन. कि जब हमने ये टेस्ट स्टार्ट किया तब लेंथ L0 थी, फाइनल लेंथ L होगी और इंक्रीज हुआ डेल्टा का. तो अगर कोई मुझसे स्ट्रेन पूछे तो स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ये मेरा स्ट्रेन हो गया और स्ट्रेन को मैंने एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर दिया. अब स्ट्रेन को भी दोस्तों अगर हम ओरिजिनल लेंथ से कैलकुलेट करें तो अलग आएगा, और अगर हम इसे
एक्चुअल लेंथ के साथ कैलकुलेट करें तो अलग आएगा और उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन ए, एक्चुअल स्ट्रेन। अब सिग्मा ए वर्सेस एप्सिलॉन ए एंड सिग्मा नॉट वर्सेस एप्सिलॉन नॉट, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे दोस्तों। उससे पहले हम कुछ अपना प्रोसीजर देख लेते हैं टेस्ट का। तो पहली चीज़ है कि जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं दोस्तों, वो टेस्ट हम करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, यूटीएम कहते हैं उसे शॉर्ट में। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे ये टेस्ट कंडक्ट होता है। और यूटीएम जो है वो कैन बी यूज फॉर टेंसाइल टेस्ट एज वेल एज कंप्रेसिव टेस्ट, ये दोनों टेस्ट के लिए यूज हो सकती है। कहाँ गया यूटीएम? यूटीएम दोस्तों कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों के लिए यूज हो सकती है। सेकंड है दोस्तों, जो स्पेसिमेन है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल शेप का स्पेसिमेन होता है जिसकी गेज लेंथ होती है 2 इंचेस एंड जिसका डाया होता है 0.5 इंचेस, या फिर L0/D0 का रेशियो 4 होता है। ये जो टेस्ट है ये स्टैंडर्डाइज बाई ASTM है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज बाई IS है तो ये ऑप्शन गलत होगी। ये ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, ये टेस्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया जाता है दोस्तों, एंड नॉट BIS। ये BIS का टेस्ट नहीं है। और जो इसका रिजल्ट होता है उसे हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। Other properties are analyzed from this curve. वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी दो तरीके के हो सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, एक सिग्मा नॉट वर्सेस एप्सिलॉन नॉट और दूसरा है सिग्मा ए वर्सेस एप्सिलॉन ए। जो ये सिग्मा ए है दोस्तों, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और इसे कहते हैं एक्चुअल स्ट्रेस वर्सेस एक्चुअल स्ट्रेन कर्व। आई होप आप समझ रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है तो जो लेंथ होता है स्पेसिमेन का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हर मोमेंट पे जो एक्चुअल लेंथ है वो जब हम स्टार्ट करते हैं उससे अलग होती रहती है हर मोमेंट पे। तो किस लेंथ को लेकर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें दो कर्व मिलते हैं दोस्तों। अगर हम सिर्फ ओरिजिनल लेंथ को लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ये कर्व मिलेगा। अगर हम चेंज हो रही लेंथ को कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं तो हमें ये कर्व मिलेगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कि दोनों में रिलेशन क्या है। एक है दोस्तों सिग्मा नॉट, जिसे हमने पहले इंजीनियरिंग स्ट्रेस का नाम दिया था। इसे और भी दूसरे नामों से जानते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस या फिर नॉमिनल स्ट्रेस या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस या फिर सिंपली स्ट्रेस। सिग्मा नॉट की वैल्यू होती है दोस्तों लोड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लोड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमें देगा नॉर्मल स्ट्रेस। लोड की वैल्यू P होती है और एरिया को हम A0 से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों सिग्मा A को हम लिखते हैं एक्चुअल स्ट्रेस और इसका दूसरा नाम है ट्रू स्ट्रेस। सिग्मा A की वैल्यू होती है दोस्तों लोड अपॉन फाइनल एरिया आफ्टर लोडिंग। इट मीन्स P अपॉन
ए एक्चुअल। जैसे स्ट्रेस दो तरीके के थे दोस्तों, वैसे ही स्ट्रेन भी दो तरीके के हैं। एक है एप्सिलॉन ए, पहले एप्सिलॉन ओ, जिसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन या नॉमिनल स्ट्रेन या कन्वेंशनल स्ट्रेन या सिंपली स्ट्रेन भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ बिफोर लोडिंग। चेंज इन लेंथ को डेल्टा से डिनोट करते हैं दोस्तों, डिवाइडेड बाय एल नॉट। वैसे ही एप्सिलॉन ए, जिसे हम एक्चुअल स्ट्रेन या फिर ट्रू स्ट्रेन भी बुलाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ आफ्टर लोडिंग, जिसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा डिवाइडेड बाय एल एक्चुअल। और जहां पर एल एक्चुअल होगा एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा के बराबर। दोस्तों, अगर हम कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो लेंथ कम हो जाएगी, अगर हम टेंशन में यूज़ कर रहे हैं तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो प्लस साइन है वो टेंशन में होगा और जो माइनस साइन है वो कंप्रेशन टेस्ट में होगा। अब दोस्तों, इन सब के बीच में एक चीज़ ये भी है कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शन है, इस पर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने यूनिफॉर्म एज्यूम किया है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये एक अजम्पशन है जो कि हम सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए जब कहते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरे के पूरे एरिया पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो सिग्मा के बराबर होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल सेंस जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों लिमिट डेल्टा पी बाई डेल्टा ए टेंड्स टू 0। ये है दोस्तों स्ट्रेस का एक्चुअल मीनिंग। सेकेंड है द ट्रू स्ट्रेन और एक्चुअल स्ट्रेन इज, जो ट्रू स्ट्रेन है वो होता है डेल्टा डिवाइडेड बाई एल ए या फिर डेल्टा डिवाइडेड बाई एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा। बट इन एक्चुअल जो एप्सिलॉन ए है वो होता है दोस्तों इंटीग्रल dl अपॉन एल फ्रॉम एल नॉट टू एल। और जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है दोस्तों नेचुरल लॉग टू द बेस ई एल अपॉन एल नॉट। इसे याद रखना है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्चुअल स्ट्रेन की वैल्यू है। गेट वगैरह एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। तो ये एक्चुअल स्ट्रेन की वैल्यू है दोस्तों, जिसे हम एल के टर्म्स में भी डिनोट करते हैं, एल एन एल अपॉन एल नॉट। ये है एक्चुअल स्ट्रेन। Within elastic state, deformations are small and negligible, and therefore engineering parameters and actual parameters are nearly same. But in plastic state, both are different. Therefore, the main significance of actual stress and actual strain is in plastic state. ये statement याद रखना है दोस्तों कि जो actual strain और actual stress हैं, ये इनका main role जो होता है वो
प्लास्टिक स्टेट में ज़्यादा होता है, प्लास्टिक स्टेट में इनका रोल ज़्यादा है देन इलास्टिक स्टेट। दोस्तों इलास्टिक स्टेट के बाद प्लास्टिक स्टेट आती है, इसीलिए इसे पोस्ट इलास्टिक स्टेट भी कहते हैं, पोस्ट इलास्टिक स्टेट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और आगे भी मैं चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।